नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब हमें शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बीपीएससी पीजीटी यानी +2 हिंदी जो आने वाली है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा का उपभाषा, बोली एवं क्षेत्र से संबंधित है। इसमें हम लोग हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, कौन से अपभ्रंश से उसका उदय हुआ है और उस उपभाषा की कौन सी बोली है और उस बोली को किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। हिंदी भाषा का उपभाषा, बोली एवं उसके क्षेत्र को समझने के लिए और उससे संबंधित जो एमसीक्यू पूछा जाता है तो हम लोग इसमें उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं हिंदी का उपभाषा, बोली एवं क्षेत्र यहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाषा है क्या। तो जिसके माध्यम से मानव अपनी भावों एवं विचारों का एक दूसरे के समक्ष आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। ये स्पष्ट हो गया कि भाषा का काम है भावों और विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना, या वो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग स्वीकारते हैं जिसे उपभाषा कहते हैं। यानी भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग स्वीकारा जाता है जिसे उपभाषा कहा जाता है। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है। इन 5 उपभाषाओं तथा बोलियों को आरेख से समझ सकते हैं। यानी हिंदी भाषा का जो उपभाषा है वो 5 उपभाषा है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पिछले बार लगता है कोई एग्जाम में पूछा गया था, कहीं हम प्रश्न देखे हैं कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषा है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं, आपको ये याद रखना है। अब हम लोग जो है आरेख के माध्यम से समझते हैं कि कौन से उपभाषा की कौन सी बोली है और कौन से अपभ्रंश से उदय हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, सुरसेनी अपभ्रंश से जो है 3 उपभाषा का उदय हुआ है, जिसमें राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी है। ये तीनों जो उपभाषा हैं इसका उदय सुरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब हम जो है राजस्थानी उपभाषा जो है उसके हम बोली को समझेंगे। तो राजस्थानी उपभाषा जो है उसकी 4 बोली है, मरवाड़ी, मारवी, मेवाती और चौथा है जयपुरी या ढूंढानी। जयपुरी को ही ढूंढानी कहा जाता है, यहाँ स्पष्ट हो गया। अब आगे आता है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी का 3 है, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ये जो है पहाड़ी हिंदी की बोली है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो पश्चिमी हिंदी आता है। पश्चिमी हिंदी का जो है 5 बोली है, जिसमें ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली या कौरवी या हरियाणवी, ये 5 जो है पश्चिमी हिंदी का है, जिसमें खड़ी बोली जो है हिंदी का रूप है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो डायरेक्ट जो है खड़ी बोली यहाँ पूछा जा सकता है, घुमा कर पूछेगा। या फिर हिंदी किस उपभाषा का शब्द है, किस उपभाषा का है, तो पश्चिमी हिंदी का हो जाएगा। इस तरीक़ा से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इससे जो है वाकिफ़ हो जाइए। या डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि किस अपभ्रंश से उदय हुआ, तो सुरसेनी से जो है हिंदी का उदय हुआ, क्योंकि हिंदी जो है मुख्यतः खड़ी बोली का ही रूप माना जाता है, खड़ी बोली को ही मान्यता है, बाकी ये सब जो है बोलियाँ हो जाती है। तो हिंदी का उदय जो है सुरसेनी अपभ्रंश से या पश्चिमी हिंदी से या खड़ी बोली से हुआ है। तीनों में से कोई भी घुमा के प्रश्न पूछेगा तो आपका जवाब जो है सही होना चाहिए। अब हमारे आगे बढ़ते हैं तो चौथा जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी है,
जो अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्म हुआ है। यानी अर्धमागधी अपभ्रंश का जो है ये है पूर्वी हिंदी। इसकी जो बोलियां हैं अवधी, बघेरी और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली को समाहित किया गया है, जिसमें अवधी, बघेरी और छत्तीसगढ़ी आते हैं। उसके बाद हो गया मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश से जो है बिहारी हिंदी का उदय हुआ है, जिसकी 3 बोलियां हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो कुल मिलाकर जो है 18 बोली हिंदी के अंतर्गत आते हैं। 5 उपभाषा आता है और वो 5 उपभाषा का जन्म सरसेनी, अर्धमागधी और मागधी से हुआ है। अर्धमागधी से जो है पूर्वी हिंदी का उदय हुआ है, मागधी से बिहारी हिंदी का उदय हुआ और सरसेनी से जो है पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का उदय हुआ। अब हम लोग जो है बारी बारी से सभी के बारे में जानेंगे कि कौन सी भाषा क्या है, कहाँ वो भाषा का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है राजस्थानी को देखते हैं, राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी को सबसे पहले देखते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जिसमें मरवाड़ी, मेवाती, मारवी और जयपुरी या ढूंढानी, ये 4 जो है उपबोलियां जो है माने उपभाषा राजस्थानी का 4 बोली है, जिसमें मरवाड़ी, मेवाती, मारवी और जयपुरी या ढूंढानी होता है। अब सबसे पहले हम मरवाड़ी को देखते हैं। तो पुरानी मरवाड़ी को ही डिंगर कहा जाता है। ये देखिए एक शब्द निकल के आया है डिंगर। तो राजस्थानी और खड़ी बोली जब मिल जाता है, उसमें कोई भी भाषा में जब राजस्थानी भाषा और खड़ी बोली का जब मिश्रण हो जाता है तो उसका डिंगर भाषा का संज्ञा दिया जाता है। इस कबीर की जो जितनी पंक्ति हैं वो डिंगर ही हैं। कहा जाता है कबीर की वाणी में जो है राजस्थानी मिला हुआ है तो डिंगर भाषा ही है। उसके बाद आदिकालीन ग्रंथों में डिंगर का जो है रूप देखा जाता है। यह राजस्थान की प्रमुख बोली है। ये राजस्थानी जो उपभाषा है उसकी प्रमुख बोली है। मेरा के पद कहीं कहीं मारवाड़ी में भी मिलते हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट हो गया कि मेरा के जो पद हैं कहीं कहीं मारवाड़ी में भी मिलते हैं। ऐसे तो उनकी रचना ब्रज भाषा में हुई है, लेकिन जो है मारवाड़ी में भी कहीं कहीं कुछ कुछ रचना दिखाई पड़ती है। मारवाड़ी का क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर आदि। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि मारवाड़ी जो है किस कहाँ बोली जाती है। तो अजमेर है, जोधपुर है, मेवाड़ है, बीकानेर है, उदयपुर है, बाड़मेर है। इसको आपको 1-2 बार देख लेना है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से जुड़कर इस वीडियो को जो है करेक्ट कर दें, इसको जो है आप अच्छे से रख दें। 1-2 बार देख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मेवाती हो गया दूसरा। तो मेवाती जो बोली है मव जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र से की बोली है। यानी जो राजस्थान में मव जाति के निवास स्थान है मेवात, वहीं की ये बोली है जिसे मेवाती कहते हैं। इसका क्षेत्र है अरवल, गुड़गांव, भरतपुर आदि। यानी ये गुड़गांव, भरतपुर आदि में मेवाती बोली जाती है। उसके बाद मारवी का आता है नंबर। तो लंबे समय तक उज्जैन के आसपास के क्षेत्र मारव या मारवा नाम से प्रसिद्ध रहा। इस कारण यहाँ की बोली को मारवी कहा गया। यानी मारव क्षेत्र की जो बोली है उसे मारवी कहा गया है। इसका क्षेत्र है उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़ इत्यादि। यानी मारवी जो है मध्य प्रदेश के आसपास की बोली है, जहाँ उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़ आदि में बोली जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जयपुरी या ढूंढानी। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जयपुरी या ढूंढानी। तो जयपुर का पुराना नाम ढूंढान है, इस कारण से जयपुरी को ढूंढाने भी कहते हैं। यानी जयपुर शहर का पुराना नाम ढूंढान है, इस कारण से यहाँ की बोली को जयपुरी ढूंढानी कहा गया है। इसका क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारन, हरौती, झालावाड़ आदि। आप देख रहे हैं कि किस तरह से भाषा का क्षेत्र है, कहाँ कहाँ किस भाषा का जो है प्रयोग ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा भाषा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस भाषा का वो क्षेत्र है, ज़्यादातर जो है ग्रामीण लोग यही भाषा का प्रयोग करते हैं। पढ़े लिखे लोग तो हर एक जगह हर एक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको आपको सोचने की बात नहीं है। लेकिन जो है सब भाषा का अपना अपना क्षेत्र है, तो उसी के अनुसार जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यहाँ से जो है बहुत प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, तो हमें लगता है इसको पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है।
उसके बाद आता है नंबर पहाड़ी हिंदी उपभाषा का। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। तो सबसे पहले हम लोग कुमाऊनी को देखेंगे। तो नैनीताल अरमोल क्षेत्र का पारंपरिक नाम कुर्मांचल है, जिसे कुमाऊँ कहते हैं। इसकी बोली कुमाऊनी है, यानी अरमोल के क्षेत्र को पहले कुर्मांचल कहा जाता है, इसे उससे कुमाऊँ क्षेत्र कहते हैं, और उसकी बोली को कुमाऊनी हो गया। इसका क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि। ये जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा जो है किस भाषा से संबंधित है, तो कुमाऊनी भाषा से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, नेट में वैसा ही प्रश्न पूछा जाता है घुमाकर, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो बोली है गढ़वाली है। गढ़वाली है तो 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण केदारनाथ क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है। यहाँ की बोली को गढ़वाली कहा जाती है, यानी गढ़वाल क्षेत्र जो है, गढ़वाल यानी केदारनाथ के आसपास के जो क्षेत्र है उसे गढ़वाल कहा जाता है, वहाँ की बोली गढ़वाली हो गई। उसके बाद इसका क्षेत्र है गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास का क्षेत्र। देख रहे हैं कि गढ़वाली का कहाँ है, तो गढ़वाल, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, जो फूलों की घाटी चमोली है वो गढ़वाल क्षेत्र की भाषा है, वहाँ उत्तरकाशी के आसपास ये सारे जो है गढ़वाली का क्षेत्र है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया नेपाली बोली। तो यह बोली हिमाचल प्रदेश तथा नेपाल के कुछ क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे नेपाली कहते हैं। इसका क्षेत्र है सिमरा, मंडी, सिरमौर, चंबा, जौनसौर आदि, और नेपाल के कुछ क्षेत्र में बोले जाते हैं। तो ये नेपाली का जो है सिमरा हिमाचल प्रदेश के जो आसपास इलाका है नेपाल से सटे हुए थोड़ा सा, तो उसका जो क्षेत्र है नेपाली बोली का ये क्षेत्र है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आता है पश्चिमी हिंदी उपभाषा। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसकी बोलियां हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी या कोरबी, अंतिम में है हरियाणवी। अब हम लोग देखते हैं ब्रजभाषा का। ये बहुत समृद्ध भाषा है, बोली है। ब्रजभाषा पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रजभाषा हो गई। यानी ब्रजभाषा का जो क्षेत्र वहाँ पशुओं की अधिकता के कारण ब्रज कहलाता था और इसकी बोली ब्रजभाषा हो गई। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगर तथा मध्य भाषाकाल में भाखा नाम से मिलता है। यानी ब्रजभाषा खड़ी बोली में जो मेरा हुआ ब्रजभाषा का अंश है उसे पिंगर कहा जाता है। पिंगर जो है वो थोड़ा सा माधुरी भाषा है और डिंगर जो है कड़वा भाषा है। जो कबीरदास प्रयोग करते हैं वो डिंगर है, लेकिन जब इधर आदिकालीन में जब कुछ रचनाएं हैं और मध्यकाल में जो प्रयोग हुआ है ब्रजभाषा का वो पिंगर शब्द है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने इसके लिए ब्रजभोजी शब्द का प्रयोग किया है। यानी ब्रजभाषा के लिए जो है ब्रजभोजी शब्द का प्रयोग किया है ईश्वर चंद्र गुप्त ने। इसका क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, बरेली, ग्वालियर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये सारे जो हैं ब्रजभाषा का क्षेत्र है। इसका जो है समृद्ध साहित्य है। ब्रजभाषा का अपना हिंदी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कन्नौजी भाषा। कन्नौजी शब्द संस्कृत के कन्याकुब्ज से विकसित हुआ है। कुछ विद्वान कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही रूप मानते हैं। यानी कन्नौजी शब्द जो है कन्याकुब्ज से विकसित हुआ है, संस्कृत का शब्द है, और कुछ विद्वान जो है ब्रज का ही रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र है कानपुर, हरदोई, इटावा, शाहजहाँपुर आदि। यानी कानपुर, हरदोई, इटावा, शाहजहाँपुर में जो है कन्नौजी बोली जो है अभी भी प्रयोग होती है। आगे जो है बुंदेली है। बुंदेली से आप लोग बहुत अच्छे से परिपूर्ण होंगे, वाकिफ होंगे। बुंदेलखंड की बोली को जो है बुंदेली कहा जाता है। आप देखिए स्पष्ट दिख रहा है। आधा इसका एक प्रसिद्ध लोकगाथा है। आधा जो खंड सुनते हैं, आधा रामायण आधा करके, तो ये जो है बुंदेली का ही एक लोकगाथा है। पहले आधा खंड जो आधा उधर चलता था, दो जो सेनापति थे उसके वीरता के जो गाथ था आधा उधर, वो बुंदेली भाषा में ही गाया जाता है। अब तो जो है हर एक भाषा में जो है आधा खंड निकल जा रहा है, लेकिन आधा का जो उदय है वो बुंदेली का ही देन है, बुंदेली बोली का ही देन है। इसका क्षेत्र है झांसी, जालौन, बांदा, छतरपुर, ओरछा आदि। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो खड़ी बोली या कौरवी आता है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कौरवी का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया था। यानी कौरवी का शब्द का जो प्रयोग है राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली के लिए किया था। इसका क्षेत्र है मेरठ,
बिजनौर, अम्बाला, पटियाला, देहरादून आदि। यानी खड़ी बोली का बहुत विस्तार क्षेत्र है। आजकल हिंदी जो है खड़ी बोली का ही रूप है, इसमें कोई दाग नहीं है, लेकिन और सभी भाषाओं का भी इसमें वर्चस्व है। अंत में आता है हरियाणवी, पश्चिमी हिंदी का बोली है। इसका मूल संबंध हरियाणा राज्य से है। गिरियर्सन ने इसे बांगरू कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गिरियर्सन ने किस बोली के लिए बांगरू शब्द का प्रयोग किया है, तो हरियाणवी जो भाषा है उसके लिए। इसे जाटू भी कहा जाता है, यानी हरियाणवी बोली को जाटू भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र है दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक आदि। यानी दिल्ली का जो आसपास क्षेत्र है वो हरियाणवी भाषा का क्षेत्र है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो पूर्वी हिंदी का आता है, जो अर्धमागधी से उदय हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसका क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक है। इसके अंतर्गत आने वाली बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध जो है अयोध्या का तद्भव रूप है। इस बोली के लिए कोसरी तथा बैसवारी शब्दों का भी प्रयोग होता है। यानी अवधी के लिए जो है कोसरी तथा बैसवारी शब्दों का भी प्रयोग होता है, क्योंकि कोसल नरेश की ये भाषा है। इसका क्षेत्र है अयोध्या, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, रायबरेली आदि। यानी ये जो है बहुत समृद्ध है। तुलसीदास जो है अवधी भाषा में ही रचना किए हैं। पद्मावत जो है अवधी भाषा में रचना हुआ है। तो तुलसीदास जो है अवधी भाषा को बहुत प्रतिष्ठा दिवाए हैं। अवधी भाषा का समृद्ध साहित्य भी है। आगे जो है बघेली है। रीवा के आसपास के क्षेत्र बघेलखंड कहलाया और वहाँ की बोली बघेली हो गई। अवधी और बघेली में काफ़ी समानता है। इसका क्षेत्र है जबलपुर, रीवा, मुंडारा। यानी बघेली बोली का जो क्षेत्र है जबलपुर, रीवा, मुंडारा है। रीवा जो है भारत का एक रीवा खंड जो है वो भारत का एक नाम भी है, तो आप लोग यहाँ से भी जान सकते हैं। छत्तीसगढ़ी जो है छत्तीसगढ़ बोली का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। यह यहाँ की राजभाषा है। छत्तीसगढ़ी जो है छत्तीसगढ़ की राजभाषा है। छत्तीसगढ़ी को रारिया या खरटाही भी कहते हैं। इसका क्षेत्र है बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, नंदगांव आदि। यानी छत्तीसगढ़ की लगभग बोली जो है छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है और कुछ क्षेत्र जो है बघेली के अंतर्गत आ जाती है। अब जो हम लोग है आगे बढ़ते हैं तो आगे के कर्ण में जो है अंतिम उपभाषा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का संबंध बिहार राज्य से है। इसकी 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। यहाँ से भी प्रश्न बीपीएससी में पूछ सकता है कि बिहारी हिंदी की कितनी उप बोली है, तो 3 बोली है, आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला है मैथिली। मिथिला क्षेत्र की बोली को मैथिली कहा जाता है। स्पष्ट हो गया। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये भी स्पष्ट हो गया कि मैथिली भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसका क्षेत्र है दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, पूर्वी चंपारण आदि। यानी दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, पूर्वी चंपारण की जो बोली है वो मैथिली है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मगही का आता है। मगही का क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक है। मगही का अर्थ है मगध की भाषा। इसमें गोपीचंद और रोरिक के लोकगीत प्रसिद्ध हैं। यानी गोपीचंद और रोरिक का जो लोकगीत है वो मगही भाषा में ही है। इसका क्षेत्र है पटना, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, जमुई, शेखपुरा, भागलपुर, पलामू, हजारीबाग, औरंगाबाद आदि। ये सब सारे जो क्षेत्र हैं वो मगही का क्षेत्र है। यानी गया, मगध के जो क्षेत्र थे, मगध के आसपास, राजगीर के आसपास, वो सारे जो चारों बगल क्षेत्र थे चारों ओर, वो जो है मगही का क्षेत्र था। मगही भाषा भी काफ़ी समृद्ध है। भोजपुरी बिहार हिंदी का यह सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। यानी बिहारी हिंदी का सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली जो है भोजपुरी है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। यानी भोजपुरी जो है विदेश में भी बोली जाती है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये जो है स्पष्ट हो गया कि भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इसका क्षेत्र है छपरा, सिवान, वाराणसी, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम आदि। इसका भी काफ़ी व्यापक क्षेत्र है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है हिंदी का जो है भाषा क्षेत्र है, कितना उपभाषा है, कितनी बोलियां हैं और कौन से अपभ्रंश से किसका उदय हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ से आप लोग लगभग मूलतः जितना होना चाहिए बोली भाषा से संबंधित वो स्पष्ट ज्ञान अर्जित कर लिए हैं। अब हम लोग जो है MCQ को देखेंगे, क्योंकि ये जो MCQ है
यूजीसी नेट और बीपीएससी में जो पिछले बार पूछे गए थे, दोनों से जो है समाहित किया गया है। तो ये जो है एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। अब हम लोग जो है एमसीक्यू को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी के 2 बोलियों का सही युग्म क्या है, आपको बताना है। आपके सामने 5 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है? 5 विकल्प है। ये जो है बीपीएससी जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। खड़ी बोली और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? आपके पास 5 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। ये जो है बीपीएससी पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था, तो वहीं से ये प्रश्न को हम उठाए हैं। इसका आप लोग सही से जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। जनपदीय हिंदुस्तानी जो है शब्द का प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मैथिली भी है भोजपुरी भी है, तो एक से अधिक होने पर घ का विकल्प देना होगा। बीपीएससी इसी तरीका से प्रश्न को फंसाता है, तो उसी के अनुकूल हम बनाए हैं। कुछ छात्र कह रहे हैं कि अगले बार से जो है 4 विकल्प रहेगा, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम जो उसी के अनुकूल तैयारी करेंगे। फॉर्म फिलअप हो जाएगा नोटिफिकेशन के अनुसार, उस वक्त हम लोग बदलेंगे। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, आपको ये बताना है। हम जो है अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि अर्धमागधी से किस भाषा, किस उपभाषा, किस बोली का विकास हुआ है। तो आप लोग ध्यान करके बताइए। विकल्प आपके सामने है, सही बोली का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, बघेरी, क्योंकि बघेरी पूर्वी हिंदी में आता है और पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? इनमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की है, आपको बताना है। 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इनमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बुंदेली भी है, कनौजी भी है, कोरवी भी है। ये तीनों जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है, आपको बतानी है। 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है, आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। मंडियारी नहीं मड़वारी होता है, तो ये नहीं है, विकल्प ख हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सी सही सुमेलित है? एक तरफ जो है बोली दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके बोलने का जो है क्षेत्र दिया हुआ है। तो कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है उसके अनुसार आपको देखना है। 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। सही सुमेलित कौन सा है? इसका विकल्प घ हो जाएगा, क्योंकि अवधि मिर्जापुर में बोला जाता है, ब्रज आगरा में बोला जाता है, भोजपुरी पटना में नहीं। भोजपुरी जो छपरा सिवान में बोला, तो ये गलत है। तो 2 सही हो गया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हिंदी के किस बोली को जॉर्ज गिरियर्सन ने बांगड़ू कहा है? हिंदी के किस बोली को जॉर्ज गिरियर्सन ने बांगड़ू कहा है? आपके पास 5 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। हरियाणवी को जो है जॉर्ज गिरियर्सन ने बांगड़ू कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है, भिखारी ठाकुर को किस बिहारी बोली का शेक्सपियर कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को किस बिहारी बोली का शेक्सपियर कहा जाता है? आपके पास 5 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ग, भोजपुरी के जो है शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना एक है विदेशिया। विदेशिया जो है भिखारी ठाकुर की रचना है। ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाटकीय रचना है जो भिखारी ठाकुर का है। इसी रचना के कारण भिखारी ठाकुर को बिहारी बोली यानी भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि ये विदेशिया जो है भोजपुरी भाषा में रचना हुई है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। अल्मोड़ा का संबंध किस भाषा से है? अल्मोड़ा का संबंध किस भाषा से है? आपके पास 5 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा। कुमाऊनी जो है अल्मोड़ा का बोली है। तो इस प्रकार से 10 भी आपके पास प्रश्न था, उसका मैंने किया। एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पे है कि अल्मोड़ा का संबंध किस रचनाकार से है? हिंदी के एक छायावादी रचनाकार हुए जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनका जन्म अल्मोड़ा में ही हुआ था। आप लोग बताइएगा उनका नाम क्या है? वे छायावादी के 4 स्तंभों में से एक हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उनकी जो है जन्म अल्मोड़ा में हुआ। तो किस रचना का जन्म अल्मोड़ा में हुआ, किस रचना से में जो है इसका किस रचनाकार से अल्मोड़ा का संबंध है, आप उसको बताइएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि उन्हें भी कहा जाता है। तो आप उसका जो है कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा 72 नंबर है, आप लोग इसको नोट कर दीजिए। 72 61 81 53 07। ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं कोई भी समस्या के लिए, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरी हो तभी मैसेज कीजिएगा, अन्यथा यूँ ही मैसेज या कॉल ना कीजिएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों को ये प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने हिंदी के उपभाषा, बोली और क्षेत्र को देखा। हमें लगता है ये वीडियो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी प्रकार हम लोग जो है टॉपिक वाइज करते जाएंगे। लगभग जो है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो टॉपिक को हम लोग पहले देख रहे हैं। उसके बाद जो है हिंदी के विशाल सागर में हम लोग कूदेंगे। ये अभी थोड़ा है चल रहा है, नोट्स बनाने में समय लग जाता है, इसलिए वीडियो आने में समय लग जा रहा है, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो टाइपिंग करना, इस तरह सब कुछ देखना, ये सब रहता है, तो समय लग जाता है। आप लोग जो है चिंता नहीं करें, हम लोग जो है सिलेबस को समय से पूरा करेंगे। इस बार प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करेंगे, तो आप लोग यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहें। हम जो है आपको दूध से मक्खन निकाल कर देंगे। ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोई बात नहीं, अभी कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 80 नंबर से पूछा जाएगा हिंदी से, तो 80 नंबर हम लोग पूरे लगभग तैयार कर लेंगे पढ़कर। और जो नोट्स है उसको आप रिवीजन करते रहें, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। परीक्षा में जो है प्रश्न कहाँ से बनेंगे वो हम लोग खुद देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, सिर्फ धीरे धीरे लगे रहिए। और बहुत बहुत शुभकामना, आप लोगों का जो है रिजल्ट अच्छा हो। स्टेट में सभी का अच्छा स्कोर आ रहा है और जल्द ही जो है हमें लगता है कि रिजल्ट आ जाएगी। ये माह के अंत तक जो है रिजल्ट आ जाएगी स्टेट का। तो आप लोगों को चिंता कोई करने की कोई बात नहीं, सिर्फ धीरे धीरे अध्ययन करते रहें। यूजीसी नेट के जो तैयारी कर रहे हैं उनका जो है नोटिफिकेशन आ गया है एग्ज़ाम का, तो आप लोग जो है तैयारी करते रहें। हम जो ये पढ़ा रहे हैं ये यूजीसी नेट के लिए भी पढ़ा रहे हैं। तो बीपीएससी या यूजीसी नेट दोनों का स्तर लगभग सेम है, क्योंकि बहुत हार्ड कर दिया है बीपीएससी का स्तर, तो दोनों सेम है। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं वहीं यूजीसी नेट में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको देखते रहें। बाकी जो है यूजीसी नेट का समय मिलेगा बीपीएससी के बाद, तो हम लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमें भी जो है प्रोत्साहन और मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।